हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। बहुत दिनों के अंतराल के बाद मैं पुनः आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं, फिर वही अनोखे अंदाज में और वही खूबसूरत कंसेप्ट के साथ। दोस्त, कुछ समस्या आ गई थी जिसके कारण हम अपने क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब विश्वास रखिए मेरी सारी क्लासेस एसएसटी क्लास 12th की, 11th की और 10th की और 9th की जो भी रेलिवेंट क्लासेस हैं, जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट है, अब वो लगातार कंटिन्यू आपको आपके यूट्यूब चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई थी, लेकिन एक वीडियो जो है, जो लोकतंत्र की चुनौती, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देख रखी है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। वो वीडियो, उस वीडियो ने मेरी पहचान बनाई है। उस वीडियो ने मुझे फिर से हौसला दिया है कि नहीं रोशन, तुम कुछ कर सकते हो, आगे चलो। बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर आप और पढ़ाइए, और वीडियोस लाइए, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है समझने में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो फिर आपके सामने लेके आया हूं, और आज मैं आपके हिस्ट्री का, यानी क्लास 10th कहिए या 12th कहिए, हिस्ट्री का एक और खूबसूरत टॉपिक लेके आया हूं। जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एक फिल्म के बिल्कुल, मतलब एक ऐसी, जैसा लगेगा कि आपको एक मूवी चल रही है। जैसे मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, आपको लगेगी बिल्कुल एक मूवी चल रही है, और उस मूवी में ही आपको मैं पूरी की पूरी फिल्म खत्म कर दूंगा, यानी कि पूरी पूरी कहानी खत्म कर दूंगा। जो कि आज का बेसिक टॉपिक जो हमारा है वो है महात्मा गांधी के द्वारा किए गए राष्ट्र आंदोलन। आपको पता है कि मैं बेसिक टॉपिक पे ध्यान देता हूं, कंसेप्ट बच्चों को देता हूं, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आंसर तो आपको बन ही जाएंगे, नंबर्स तो आपके आगे पीछे घूमेंगे ही घूमेंगे। मेन कंसेप्ट को मैं समझता हूं। बच्चे मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो बड़ी लगन से पढ़ते हैं और खूब सारे टीचर्स भी हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि साइंस और मैथ के अलावा जो एसएसटी के जो ज्ञान है, जो बच्चों के पास होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज ये हर नागरिक के पास होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं हो पाता। शायद इतने अच्छे शिक्षक हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते, या फिर हम ही उस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं कहूँगा बच्चों, ये जो विषय है बहुत ही मजेदार विषय है। आप इंटरेस्ट लें, इसमें रुचि जगाएं, क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेटर है अगर आप इस देश के नागरिक हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा किए गए राष्ट्र आंदोलन क्या क्या थे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात पहले समझाता हूं, उसके बाद हम लोग इस बात पर चलेंगे। आपको एक ये जो टॉपिक देखना है वो एक मूवी की तरह देखना है। मूवी मीन्स कि फिल्म स्टार्ट हुई एक विलन की, मतलब आप जब फिल्म देखते हो तो एक फिल्म, ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है, सबसे पहले हीरो से पहले विलन का रोल आता है, और विलन का रोल आता है तो विलन देखते हैं कि पूरे समाज को दूषित करके रखा होता है, यानी इस पूरे समाज का शोषण कर रहा होता है। तब क्या होती है कि हीरो की एंट्री होती है, और वो हीरो क्या करता है, लड़ता है, और लड़ने के बाद उस विलन को अंतिम में पराजित होना पड़ता है। पराजित होने के बाद फिल्म खत्म हो जाती है, और फिल्म हम जब देखते हैं तो हमें पूरा ध्यान, वो उस फिल्म का ध्यान बहुत दिनों तक रहता है। तो बिल्कुल आज मैं बिल्कुल वही समझाने वाला हूं। देखिए, मेरे पास इक्विपमेंट ज्यादा नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जो मैं आपको देने वाला हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, शायद वो डिजिटल से कई गुना ज्यादा होगा। इस पे मेरी बातों पर विश्वास रखें। अगर मेरी वीडियो आपको धीरे धीरे अच्छी लगेगी तभी वीडियो को आप कैरी ऑन करना, पता स्किप कर लेना, और वीडियोस हैं आप देखिएगा उससे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको पूरी समझ में आएगी। तो मैंने आपको कहा कि एक फिल्म की तरह हम इसको चलाने वाले हैं। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बगल में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, तो उससे थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज मुझे ज़्यादा आपको समस्या होगी, क्योंकि आप कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। तो इस बाकी फिल्मों में, इस फिल्मों में क्या अंतर है, इसके फिल्म के जो नायक है वो हमारे महात्मा गांधी हैं, यानी कि हीरो जो है वो महात्मा गांधी है। और आपको पता है कि महात्मा गांधी हिंसा के पुजारी नहीं थे, अहिंसक थे वो। यानी कहने का मतलब है, लड़ना तो जानते थे, लड़ना तो खूब जानते थे, आज उन्हीं के कारण देश को आजादी मिली है, लेकिन वो फिल्म वाली नहीं कि एक मारा 4 गिरे, एक को मारा 15 गिरे, ये वो लड़ाई नहीं थी। लेकिन नायक ही होता है। ये राष्ट्रपिता थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, अंतिम तक संघर्ष किया, अंतिम तक लड़े, लेकिन इनके लड़ने का तरीका बहुत अनोखा था। हम पूरे कहने का मतलब महात्मा गांधी का आपको इतिहास ही बताएंगे, और कैसे कैसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया उसके बारे में भी आज जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि महात्मा गांधी का ही योगदान केवल देश की आजादी में है। कई सारे वीर वीरांगनाएं थी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, कई सारे थे, लेकिन महात्मा गांधी का रोल कुछ अलग था, क्योंकि महात्मा गांधी की जो लड़ाई थी ना वो लंबे समय तक चलने वाली थी। और महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल सिंह गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी को बताया था कि देखो बेटा, अगर लड़ाई लड़नी है और अगर जीतनी है तो युद्ध को लंबे समय तक और सब्र रखना होगा। अगर उग्र होकर अगर तुम युद्ध करोगे तो विनाश, तुम्हें मतलब सफलता तो नहीं मिलेगी, बल्कि तुम पीछे हट जाओगे। हमारे जो भी नवयुवक क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजदेव, क्या बोलते हैं, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव और राजगुरु,
सॉरी सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, जिन्हें फांसी दी गई थी, और चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कई जो उनका जो लड़ने का तरीका था वो अग्रेसर था, एग्रेसिव थे वो, यानी वो कहते कि आज़ादी मुझे आज चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने प्रभावित नहीं किया, लेकिन प्रभावित उन्होंने किया, लेकिन अंत तक आज़ादी को दिलाने में महात्मा गांधी का रोल इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी ने सब्र रख के अंतिम तक लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनको पता था कि युद्ध अगर जीतना है तो सब्र रखना होगा और युद्ध को लंबा ले चलना होगा। तो यही उन नवयुवक जो क्रांतिकारी थे हमारे, उनमें और महात्मा गांधी में अंतर था, लेकिन वो भी अपनी जगह पे बहुत बढ़िया थे और महात्मा गांधी भी अपनी जगह पे बहुत बढ़िया थे। क्योंकि हम महात्मा गांधी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आज विशेष बात हम महात्मा गांधी पे करेंगे। हमारे नायक आज के होने वाले, हमारे इस फिल्म के नायक होने वाले महात्मा गांधी। फिल्म शॉर्ट में समझाता हूं, शॉर्ट में ट्रेलर आपको समझाता हूं फिल्म की, कि फिल्म ये है कि हमारा भारत देश है, उस पे अंग्रेजों का शासन है, महात्मा गांधी आएंगे बाहर से वकालत करके और इस शासन, इस जो शासन कर रखा है, ये शोषण जो कर रखा है, इनको समाप्त करेंगे और अंत में जाके हम फिल्म को खत्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटी सी कहानी आपको जीवन भर के लिए याद रह जाएगी और कोई भी क्वेश्चन इससे बने आएंगे आप जरूर बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात हम करेंगे। दोस्त, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, इनका जन्म जो था वो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये तो सब जानते हैं, सारे भारतीय जानते हैं, राष्ट्रपिता हैं हमारे, सब भारतीय जानते हैं कि 1869 को हुआ था इनका जन्म। अब इनका जन्म हुआ था, इनके जन्म के उपरांत इन्होंने भारत में पढ़ाई की नहीं, ये इनकी शादी हुई और शादी करने के बाद ये अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, लंदन चले गए और लंदन में इन्होंने अपनी वकालत पूरी की। वकालत मतलब आप जानते हैं, नियम कानून का पूरा अध्ययन किया और नियम कानून के अध्ययन करने के बाद वो एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले वहां पे एक आंदोलन की शुरुआत की और वहीं पे उनको दक्षिण अफ्रीका में जब वो अदालत एक केस मुकदमे के सिलसिले में गए थे तो वहीं पे उनको गोपाल सिंह गोखले मिले थे, जिनको उन्होंने अपना गुरु बनाया था। और जब गोपाल सिंह गोखले वहां पे लड़ रहे थे तो वो उनसे सीख रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि मेरा भारत जो है वो ग्रसित है अंग्रेजों से, मुझे किसी तरह अंग्रेजों से चुंगल से छुड़ाना है भारत को। तो वो जहां जहां जाते थे तो वो क्रांतिकारियों के बारे में समझते थे, जिस देश में जाते तो वहां क्रांतिकारियों से कुछ ना कुछ सीखते थे। तो गोपाल सिंह गोखले उनके पहले गुरु बने महात्मा गांधी के, और उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की कि मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूं, मैं कैसे युद्ध जीत सकता हूं। तो गोपाल सिंह गोखले ने महात्मा गांधी को कहा कि देख बेटा, अगर तुझे युद्ध जीतना है ना, तो मैंने पहले कहा था तुझे सब्र रखना होगा और उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़, उन क्रांतिकारियों के बारे में जा जिन्होंने अपने देश के लिए युद्ध किया है, क्रांति की है और विजय प्राप्त की है, उनके बारे में पढ़, कौन से उसमें गुण थे, कौन से किस तरह से उसने लड़ाई लड़ी ताकि उसे ही आजादी मिली या उनको अपनी क्रांति में, उनको अपने सत्याग्रह में सफलता मिली। तो महात्मा गांधी का ये बात तो ठीक है, ये बात उन्हें गोपाल सिंह गोखले ने कही। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 2 बेटर जो उनको बेस्ट लग रहे थे उनकी किताबों को पढ़ा, जिसमें एक थे रस्किन और एक थे टॉल्स्टॉय। दोनों से उन्होंने पढ़ा, एक से उन्होंने भूख हड़ताल करना सीखा, रस्किन से उन्होंने भूख हड़ताल करना सीखा और टॉल्स्टॉय से उन्होंने सिखाया कि आंदोलन अहिंसक रूप से और लंबे समय तक आंदोलन को कैसे किया जाता है। तो ये 2 बातें उन्होंने उसी किताबों से पढ़ के सीखी, टॉल्स्टॉय और रस्किन, और उनके गुरु कौन थे, गोपाल सिंह गोखले। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, वकालत की, और वहां वकालत करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा आंदोलन भी चालू किया। महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन वही था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन हम कहते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन सत्याग्रह है, बिल्कुल नहीं। चंपारण सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने भारत में शुरू किया था, यानी कि पहला भारत का पहला आंदोलन महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन उसके जीवन का पहला आंदोलन उसने महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लड़ा था। भारत में चंपारण सत्याग्रह पहला चालू किया था। तो चलिए, ये महात्मा गांधी की छोटी हिस्ट्री थी। गोपाल सिंह गोखले, रस्किन और टॉल्स्टॉय से उन्होंने कुछ सीखा कि आंदोलन को कैसे किया जाता है और कैसे जीता जाता है। उसके बाद अब हीरो की एंट्री होने वाली थी भारत देश में, और अब हीरो सब कुछ सीखने के बाद भारत आने वाला है। चलिए, 9 जैन 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए, और महात्मा गांधी जो भारत में आए तो महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि भारत को मेरी आवश्यकता। देखिए, भारत को आजादी 1857 में ही भारत को आजादी मिल गई होती।
भारत की पहली जो क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी, जिसमें मंगल पांडे और झांसी की रानी ने बहुत सारी आहुतियां दी थी। लेकिन वहां हमारे राजाओं के दुष्व्यवहार की वजह से हमें आजादी नहीं मिली और 90 साल हमें और इंतजार करना पड़ा आजादी के लिए। उसके बाद महात्मा 1857 में जो हमारे क्रांतिकारी थे, खासकर मंगल पांडे, झांसी की रानी और भी थे, उनको ऐसी ऐसी सजा दी गई, ऐसी ऐसी दर्दनाक मौत दी गई, जिससे कारण लोग डर गए थे कि अंग्रेज से कैसे हम युद्ध कर सकते हैं, अंग्रेज से कैसे हम लड़ सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि हम फिर से लड़ सकते हैं और फिर से यह देश अपना हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं महात्मा गांधी जब भारत में आए तो उन्होंने क्या देखा और कहां से आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, कोई भी आंदोलन तभी होता है जब आपके सर के ऊपर से पानी गुजरने लगे। अंग्रेजों का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि पानी सर से ऊपर से गुजर रहा था, तो अब लड़ना बहुत जरूरी था। एक समय की बात बताता हूं मैं आपको, बिहार में चंपारण एक जिला है, वहां पे क्या होता था, जो अंग्रेज थे वो भारतीय किसानों से, वहां के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराया करते थे। किसकी खेती कराया करते थे? नील की खेती। और नील की खेती में क्या था, 3 कठिया प्रति उन्होंने लगा रखी थी। 3 कठिया मतलब क्या? 3 कठिया मतलब 3/20, 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा। 20 कट्ठा में यह मैंडेटरी था कि 3 कट्ठा उनको नील की खेती करनी होगी। किसको? अंग्रेजों को, अंग्रेज किसानों को, अंग्रेज के द्वारा ये करवाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, इनसे ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे और ये नील की खेती कम दाम में, नील जो होता था वो कम दाम में खरीद के उसे विदेशों में ले जाके उसे फिर मैन्युफैक्चर करके देश विदेश में उसको बेचते थे अधिक दाम में और मुनाफा कमाते थे। ठीक है, इसी को उपनिवेशवाद भी कहा जाता था, लेकिन उपनिवेशवाद का मैं अलग वीडियो लाऊंगा, इसके बिल्कुल जस्ट लाऊंगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो ये 3 कठिया पद्धति थी, इससे किसान बहुत त्रसित थे। अब देखिए इस 3 कठिया पद्धति में क्या क्या समस्या देखिए, मैंने कहा कि आंदोलन तब होती है जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है। तो पहले समस्या समझिए, फिर उस समस्या से निपटारा के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तब आपको जल्दी समझ में आएगी बात। तो उसके बाद क्या हुआ, चंपारण में क्या होता, कहानी अब समझा रहे कि अंग्रेज कैसे हमारे भारत पे शोषण किया करते थे। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करने का प्रावधान था, अंग्रेजों के द्वारा करवाते थे वो किसानों से। अंग्रेज खुद नहीं काम करते थे, अंग्रेज जो हुआ करते थे, कैसे काम होता था पहले वो देखिए आप। अंग्रेज खुद नहीं, अंग्रेज राजाओं पर शासन करते थे, ये राजाओं को प्रलोभन देते थे, राजा जमींदार को प्रलोभन देते थे, जमींदार को, और जमींदार जो होता था वो किसानों से खेती करवाता था। अंग्रेज खुद राजा को कुछ नहीं कहता था, अंग्रेज किसानों को कुछ नहीं कहता था, अंग्रेज कहता था राजा को, कहता था अगर राजा, अगर तू मान ले मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं दूसरे राजा के साथ हो जाऊंगा, दूसरे राजा से तेरे पे आक्रमण करवा दूंगा, तेरा क्षेत्र छीन लूंगा। तो राजा को लोभ था, तो राजा अंग्रेज की बात मानता था। अब राजा के नीचे आता था जमींदार, ये जमींदार को बोलता था, भाई साहब, राजा बोलता था कि देख मुझे इतनी खेती चाहिए, उतनी मुझे अंग्रेज को पहुंचानी, नहीं तो अंग्रेज मुझे बर्बाद कर देगा, मेरा क्षेत्र छीन लेगा। तो जमींदार तो राजा के अंदर आता था। अब ये किससे लेता था? किसानों से। किसानों को बोलता, देख किसान, इतना काम तुमको करना होगा, नहीं तो मैं तेरी जमीन छीन लूंगा, तुझे सजा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। अब बेचारे हार के किसान जो ये कहते थे, अंग्रेज के द्वारा जो नियम पारित होता वो राजा मानता था, राजा जो नियम कहता था वो जमींदार मानता था, और जमींदार जो नियम मानता था वो कहता था वो किसानों को मानना पड़ता था। इस तरह से बेचारे अंत रूप में किसान ही शोषण के शिकार हुआ करते थे। अब किसान यहाँ पे त्रसित थे क्योंकि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। अब नील की खेती में क्या समस्या थी बताता हूं मैं। नील की खेती में 3 समस्याएं होती थी। नील की खेती में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नील की खेती जिस जमीन में वो हो जाती थी, यानी जिस खेत के टुकड़े पे नीली खेती की जाती थी, वो खेत बिल्कुल बंजर हो जाता था। अगली बार किसी भी उपजाऊ के लिए वो जमीन बचती नहीं थी, यानी धीरे धीरे उस जमीन की शक्ति घटते चली जाती थी। तो किसान को एक दो घाटा ये था। दूसरा घाटा ये था कि जबरदस्ती अंग्रेज नीली खेती किसानों से करवाते थे, उसके बदले जो सही मुआवजा होना चाहिए था वो भी उनको नहीं देते थे। तो 2 समस्या ऐसी थी जिसके कारण किसान धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। और तीसरी बात यह थी कि इनको नील की खेती करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती बाय फोर्स जमींदार राजा सब मिलके अंग्रेज के कहने पर इनसे खेती करवाते थे। इससे किसान बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए तो एक इंसान थे चंपारण में जिनको ये बात याद आई कि महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान भारत में आ चुके हैं जो छोटी छोटी समस्या, जो अंग्रेज की जो समस्या है उनसे हमें निजात दिलाते थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया, और चंपारण बुलाने के बाद महात्मा गांधी ने उनको समस्या बताई कि देखिए महोदय, हमारे किसान के साथ क्या हो रहा है, ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की पद्धति उन्होंने लगा दी है, अब इसको थोड़ा समझाइए। तो महात्मा गांधी ने कहा बस इतनी सी बात है। महात्मा गांधी मैं कहा ठीक है, ये समस्या दूर हो जाएगी,
बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना होगा, मेरे आंदोलन के साथ जो जो आंदोलन करने जाओगे वो आंदोलन में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम शांति से लड़ेंगे और अंत तक अंग्रेजों को भगाएंगे। महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन लड़े ना, सब में शांति का ही प्रदर्शन किया है। आगे आपको और आंदोलन समझ में आएंगे, मजा आएगा, धीरे धीरे आप देखते रहिए। तो 1857 में, सॉरी 18 की बात कर रहा हूं मैं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। तो जैसे ही चंपारण ने किसानों को कहा कि अब आंदोलन शुरू कीजिए, किसके विरुद्ध? तीन कठिया पद्धति, अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो जब चंपारण के किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया तो अगल बगल के किसान, शुरू तो हुआ था आंदोलन चंपारण से, इसलिए चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। अगल बगल के किसान भी त्रसित थे इस बात से, तो अगल बगल के किसान भी मिल गए कि भाई हमको भी दिलाइए, हमको भी दिलाइए, हमको दिलाइए। और ऐसे ऐसे करते ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और सब किसान का एक संगठन बना, एक जुट बना। अंग्रेजों को लगा कि कहीं 1857 क्रांति फिर रिपीट ना हो जाए, 1857 क्रांति फिर रिपीट ना हो जाए, इसीलिए अंग्रेजों ने उस नियम को बदल दिया। कहा ठीक है, चलिए, कहने का मतलब है तीन कठिया पद्धति को हम समाप्त करते हैं, नीली खेती अब नहीं की जाएगी। तो पहला जो आंदोलन था वो 1917 में था, जिसे हमने चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया था, जिसे हमने चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया था। यह 1917 में पहला हुआ था महात्मा गांधी, लेकिन छोटा था, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी। अब एक आंदोलन होने से क्या होता है, लोगों को पता लग जाता है कि भाई नायक आ गया है, अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, अब कुछ ना कुछ घटने वाला है। अब लोगों में थोड़ा जोश और उमंग पैदा हुआ कि नहीं, अब हमें कुछ ना आज़ादी मिल सकती है। लेकिन अभी आज़ादी कहाँ मिलने वाली थी, अभी तो बहुत सफर तय करने थे। लेकिन पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह किया, जहां पे किसने महात्मा गांधी को बुलाया था, इस बात को याद रखना। चंपारण के लोग जो त्रसित थे, किससे? तीन कठिया पद्धति से, ये नील की खेती से, उससे छुटकारा पाने के लिए कौन? महात्मा राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण लाए। और महात्मा गांधी तो वैसे ही निर्दय थे, उनको तो पता था अंग्रेजों को देश से भगाना है, तो उन्होंने कहा कि चलो शुरुआत यहीं से की जाती है, किसानों की पीड़ा पहले सही जाती है और पहला आंदोलन हम किसानों के लिए लड़ेंगे, जिसे चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया गया था, क्योंकि यह आंदोलन चंपारण शुरू हुआ था। इसका एक ही मकसद था कि नील की खेती जो हो रही है ना, वो खत्म की जाए और किसानों पे जो अत्याचार, किसानों पे जो शोषण हो रहा है, उसको खत्म किया जाए। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को विजय मिली और सारे किसान खुश हुए। अब धीरे धीरे करके समस्या और आगे की ओर बढ़ेगी। अब अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि अब कुछ ना कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अब भारतीय जो 1857 उन्होंने क्रांति को रोका था, अब वो क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें भारत छोड़ के जाना पड़े। तो अंग्रेजों ने भी अपनी चाल चलनी शुरू की और ऐसी ऐसी चाल चलनी शुरू की। उसके बाद नए नए आंदोलन खड़े हुए। तो होप आपको यह आंदोलन समझ में आ गया होगा। हम दूसरे आंदोलन के बाद तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद अंग्रेजों ने कौन सी चाल चली, क्योंकि एक बार विलन ने मात खाई है तो अगला चाल तो विलन चलेगा। उसको पता है कि हीरो अगला वाल कुछ और कर सकता है। तो अब उसने क्या किया, चाल चलने की कोशिश की। किसने? अंग्रेज ने। और चाल चली तो चली, उसके बाद फिर एक नया आंदोलन शुरू हुआ। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी चाल चली और कौन सा नया आंदोलन चालू हुआ। चलते हैं हमारे आंदोलन नंबर 2 की ओर। चलिए फ्रेंड, जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद अंग्रेजों ने कौन सी चाल चली। जब हमने चंपारण सत्याग्रह में फतेह हासिल की, चंपारण सत्याग्रह को जीता महात्मा गांधी के द्वारा, तो अंग्रेजों ने अब चाल अपनी चलनी चालू की। क्या चाल चलनी चालू की? 1917 में आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद और कुछ खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। तो वो छोटे छोटे आंदोलन थे, उसके बाद को मैं स्किप कर रहा हूं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो मेन रेलिवेंट्स है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ला रहा हूं आगे। ये 2-3 टॉपिक आप बुक से भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरी चेन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब क्या करेगा अंग्रेज? चाल चलेगा। उसने क्या चाल चली? 1919 में ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक रॉलेट एक्ट बनाया। रॉलेट एक्ट बनाया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए, एक्ट मतलब आप जानते हैं कानून। अंग्रेज इस बात से डर गए थे कि उनको लग रहा था कि अब भारतीय कुछ ना कुछ करने वाले हैं। उसने एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून का नाम दिया था। क्यों कानून ऐसा काला कहता है? क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंदर क्या होता था कि किसी भी भारतीयों को एक साथ घूमने का अधिकार नहीं था। अगर अंग्रेजों को किसी बात लेके शक हो जाता कि ये भारतीय आंदोलन करने वाला है या फिर कुछ करने वाला, तो शक के आधार पर ही
क्या सही है क्या गलत कुछ नहीं पता, शक हुआ उसको उठा के जेल में डाल देता था, इसके भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था। अब इससे पूरे भारतीय में भड़कम बच गई थी, कोई भारतीय किसी से मिलने नहीं जाता था, रोड पे दो बच्चे भारतीय घूम नहीं सकते थे। क्यों नहीं घूम सकते थे? क्योंकि रॉलेट एक्ट बन गया था, अंग्रेजों को जिस पर शक हो रहा था उसको उठा के तुरंत जेल में, शक के आधार पर ही जेल में डाल दिया जाता था। अब इससे भारतीयों के मन में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि भारतीय एक साथ घूम नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेज ने ये कानून इसलिए बनाया था क्योंकि उनको ये पता था कि ये भारतीय एक साथ, अब ना व्हाट्सएप कॉलिंग आ गया है, व्हाट्सएप कॉल पे, पहले तो कॉल वॉल होता नहीं था, तो कहीं पे कोई चीज को अंजाम देने के लिए, चंपारण सत्याग्रह ही हुआ तो उसको अंजाम देने के लिए एक जगह सब बैठे होंगे, तो अंग्रेज ने कहा कि चलो भाई बैठने, ये जो एक जगह बैठ जाते हैं ना, और ये लोग प्लानिंग जो करते हैं आंदोलन करने की, यही मत करने दो, ऐसा कानून बना दो कि ये लोग एक जगह बैठे ही ना। तो इसीलिए रॉलेट एक्ट बना दिया गया ताकि ये लोग एक जगह बैठे ना। लेकिन ये भारतीयों को बहुत चुभा, बहुत चुभा, चुभा ही नहीं बहुत चुभा। अब क्यों नहीं चुभता भाई? कोई आपसे किसी मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को बाहर में अगर दो चार आदमी घूम रहे हैं तो अंग्रेज के सिपाही उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। इससे कारण सब अपने घर में रहने लगे, चुपचाप रहने लगे, कोई नीति नहीं बनती थी, अंग्रेज से कैसे अब लड़ना है कोई भूल गया था सब बातें। अंग्रेज तो बड़ा खुश था, लेकिन अभी घटना खत्म नहीं हुई। भारतीयों को यह बात समझ में आ गई थी कि हमें कहीं ना कहीं चोरी छुपे मिलना होगा, और मिल के, क्योंकि अंग्रेज के सामने तो आप मिल नहीं सकते, मिल के हमें इस रॉलेट एक्ट को ना खत्म करना होगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट हमें अपनों से दूर कर रहा है, हमें आजाद, जो थोड़े मोड़े हम आजादी के सपने देख रहे थे वो भी खत्म कर रहा है। क्योंकि हम अपने घर में कैद रहेंगे तो कैसे अंग्रेज से लड़ पाएंगे, कैसे हम रोड पे घूम पाएंगे, कैसे कोई नीति बना पाएंगे। तो क्या किया गया, सब पंजाब का एक बाग था, जलिया बाग, एक मैदान था जलिया बाग, जलिया में था, जलिया बाग था, वहां पे क्या हुआ, जो लोग थे, क्योंकि इस एक्ट से तो वो त्रासित थे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि क्यों नहीं हम लोग चोरी छुपे बैठ के उस बाग में, उस ग्राउंड में, क्योंकि वो ग्राउंड चारों तरफ से घेरा हुआ था, किसी को दिखाई देने वाला कुछ नहीं था उसमें, तो इसलिए उसने वो ग्राउंड को चुना। लेकिन वो जो ग्राउंड चुना ना, घेरा हुआ था, अंतिम में वो मौत का तांडव हुआ इसमें। कैसा हुआ? क्योंकि कैसे हुआ देख बताते हैं आपको। तो रॉलेट एक्ट जो था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सारे के सारे चोरी छुपे वहां पे गए मीटिंग करने के लिए, बूढ़े बच्चे, क्योंकि सबको लालसा थी किस तरह से ये काला कानून खत्म हो जाए, हम घर से बाहर आजाद होकर घूमे। लेकिन अंग्रेजों ने ये कानून बना रखा था, तो सारे जो लोग थे, भारतीय लोग, वो पंजाब में खासकर जो लोग थे, अगल बगल के लोग जो थे, वो चोरी छुपे सब जलिया बाग में पहुंचे। किसी तरह सबको संदेश दिया गया कि जलिया बाग में पहुंचो चुरा के, वहां पे हम लोग इस कानून के विरोध के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे कि सबको था। कम से कम 20,000 लोग वहां पहुंचे, कम से कम बूढ़े बच्चे औरतें सब पहुंची, कि किसी तरह से कोई निर्णय निकले और यह कानून खत्म हो। और ये सब लोग, भारतीय लोगों को तो पता था कि भाई, लोगों को तो, अंग्रेज को ये बात पता नहीं लगेगी क्योंकि ये चारों तरफ से घेरा हुआ था। चुपके तो सब पहुंच गए, मीटिंग भी कर रहे थे, लेकिन किसी इंसान ने अंग्रेज को यह सूचना दे दी कि भारतीय आपके कानून के विरुद्ध भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जलिया बाग में मीटिंग कर रहे हैं। कि अंग्रेजों को यह बात सहन नहीं हुई, अंग्रेजों को लगा कि फिर नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं ये लोग। अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सेना तैयार की इस बार, और उस सेना के प्रमुख थे जनरल डायर। ध्यान रखिएगा, जनरल डायर सेना के प्रमुख थे। और आपको मैंने बताया कि वो जो जलिया बाग था उसका एक ही गेट था, बाकी चारों तरफ से ये घिरा हुआ था। ये इसलिए इन्होंने ये जगह चुना था कि कोई हमें देख ना सके भारतीयों ने। लेकिन किसी ने अंग्रेज को ये सूचना पहुंचा दी, और अंग्रेज पूरी सेना के साथ इस मुंह को ब्लॉक कर देता, ये जो एरिया है इसको ब्लॉक कर लेता। अब लोगों के पास भागने की जगह नहीं है। लोग पहुंचे थे अपनी समस्या को खत्म करने के लिए, रॉलेट एक्ट खत्म करने के लिए, लेकिन यह सूचना किसी ने अंग्रेजों को दे दी, और अंग्रेजों ने इस एरिया को ब्लॉक किया, और जनरल डायर की अनुमति के अनुसार वहां पे गोलियां बरसने लगी। और ऐसी गोलियां बरसी कि वहां पे एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। वहां पे एक कुआं था, कुआं भी लाहाज से, लोग गोलियों से बचने खातिर अपने बच्चों को कुआं में लेके कूद जाते थे, और यह कुआं पूरा लाशों से भर गया, चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून। ऐसा हत्याकांड भारत में कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। यह कांड है 13 अप्रैल 1919 की, जिसका नाम पड़ा जलिया बाग हत्याकांड। अब बात आप समझिए, कितनी दुखद कहानी होगी, कितनी दुखद घटना होगी। एक अंग्रेज ने नियम बनाया कि भारतीयों को एक साथ नहीं रहने दे सकता, उसके विरोध में हमने एक मीटिंग की, और ये मीटिंग अंग्रेजों को पता लगी कि होने वाली है। अंग्रेज आया अपनी सेना के साथ, और हमारे सबको गोली से भून दिया। जो 1 साल के बच्चे थे, 6 महीने के बच्चे थे, वो भी बिलक बिलक के रोए थे। जो महिलाएं थी, बूढ़े थे, बच्चे थे, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको मार दिया गया। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने अपने हिंद केसरी की उपाधि को लौटा दिया, ताकि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया तो फिर मैं
इतनी बड़ी उपाधि लेके कैसे रह सकता हूं। महात्मा गांधी ने कहा अब नहीं होने वाला, अब कुछ आंदोलन की शुरुआत करें। 3 कठियापति थी तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, अब 2 कांड हुए। आपने एक रॉलेट एक्ट बनाया जो कि भारतीयों के लिए सबसे खतरनाक एक्ट था। इसके विरोध में लोग जलियाबाग में बैठे और जलियाबाग में बैठने के बाद आपने जलियाबाग में गोलियां बरसाई और हजारों आदमी को मौत की नींद सुला दिया। इससे बड़ा कांड भारतीयों के लिए हो सकता था। अब सर के ऊपर से पानी नहीं, खून बहने लगा था। अब महात्मा गांधी ने कहा कि चुप होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब भारतीयों कहा, निवेदन कहा, सब भारतीयों ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि हे महात्मा गांधी अब तो कुछ कीजिए, अब कुछ नया आंदोलन लाइए, वरना ये कांड इतना बड़ा जो हुआ है इस कांड की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। इसी कांड में भगत सिंह पैदा हुआ था। इसी कांड को देख के राजगुरु सुखदेव के खूनों में वाल आया था, क्योंकि जब वो ये कांड हुआ था ना वो बहुत छोटे छोटे थे। वो भी अपने आप को महात्मा गांधी के आदर्श मान, जो भगत सिंह सब थे वो भी महात्मा गांधी को आदर्श मानते, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको लगा कि महात्मा गांधी का लड़ने का तरीका मेरा लड़ने का तरीका अलग है, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन इस आंदोलन में के बाद ये जो जलियाबाग हत्याकांड हुआ उसके बाद एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इसका नाम पड़ा, ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन। 1920 में दूसरा आंदोलन चालू हुआ, इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। ध्यान समझिएगा, इसे ही प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना गया। प्रथम जन आंदोलन, इसे ही प्रथम जन आंदोलन कहा गया। क्यों कहा गया मैं बताता हूं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा गया। अब देखिए पहले इसका मतलब समझिए कि असहयोग का मतलब होता क्या है। असहयोग, महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए रॉलेट एक्ट बनाया, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हम बैठे, हमें भून दिया गया, तो अब तो लड़ना होगा, अब तो अंग्रेजों को यह देश छोड़ना होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है हम एक आंदोलन लड़ेंगे, असहयोग आंदोलन। तो पूरे भारतीय तैयार थे, कितना बड़ा आंदोलन था, दुख तो था सब भारतीयों के मन में। एक आंदोलन होने की देरी थी, महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। अब इस असहयोग आंदोलन में क्या नाम क्या है, असहयोग, यानी आपको सहयोग नहीं करना है अंग्रेज की। हम आज अंग्रेज हमारे घर में बैठे हुए थे तो क्या कारण था अंग्रेज हमारे घर में बैठे हुए थे? कारण यह था कि हम सहयोग कर रहे थे, हम उसके यहां जाके काम कर रहे थे, हम उसके स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसका दिया हुआ सामान खरीद रहे थे, उसके दिए हुए कपड़े पहन रहे थे, उसके बाद वो जो कह रहे थे वो हम कर रहे थे, उनके गुलाम बन के थे। वो जो हमें देते थे वो हम खाते थे, हम वो जो फसल कहते थे उगाने के लिए हम उगाते थे, उनका सहयोग करते थे। अरे वो जो कह रहे हैं हम उनका बात कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो सहयोग करना हुआ। महात्मा गांधी का यही नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। उन अपने बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ने नहीं भेजना है, उनके यहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा, उनके दिए हुए जो भी सामान है उसको रोड पे जलाओ, उसको नहीं खरीदना है, ताकि ऐसा लगे कि बहिष्कार कर रहे हैं। हमें डंडा से नहीं लड़ना, हमें ये नहीं कि कोई हथियार उठाना है जाके अंग्रेज के सर फोड़ देना है, हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक लड़ना है तो महात्मा गांधी ने कहा कि असहयोग से लड़ो, यानी उनका असहयोग करो। जो तुम सहयोग कर रखे हो, उसको घर में बैठा रखे हो, उनकी बात यानी उनकी सारी चीजों को नकार दो और जाके उन्हें कह दो कि हम आपके स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ने भेजेंगे, आपके हम काम करने नहीं जाएंगे, आप जो सामान बेचोगे वो हम नहीं खरीदेंगे। इससे उनका क्या होगा, असहयोग होगा, उनको सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में क्यों आए थे, कमाने के लिए आए थे, हमारा ही सामान हमें ही बेचते थे बना के, और हम उनको जब नहीं उनका सामान नहीं लेंगे, उसको फायदा नहीं होगा तो वो जाएंगे। तो पूरे भारतीय इंसानों ने कहा कि ठीक है, महात्मा गांधी ने यह बात कही है, चलो। इसीलिए पूरे भारतीय ने यह बात मान ली कि हम आज से अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए इसे नाम कहा गया प्रथम जन आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन में बूढ़े बच्चे छोटे बड़े सब ने साथ लिया। अरे बच्चा अगर स्कूल नहीं गया पढ़ने के लिए, इसका मतलब बच्चे ने सहयोग किया। बूढ़े ने अगर अंग्रेज के यहाँ काम करना छोड़ दिया तो इसका मतलब बूढ़े ने सहयोग किया। अब बूढ़े ने अगर कपड़ा खरीदना नहीं खरीदा, उसका सामान नहीं खरीदा अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ, तो इसका मतलब सबने सहयोग किया। इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया था। लेकिन ये यहाँ रुकने वाला नहीं था। महात्मा गांधी ने कहा था केवल हमें असहयोग करना है, महात्मा गांधी ने कहा था लड़ना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 1922 में चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, यहां से कहानी बदली। चौरी चौरा कांड, यहां क्या हुआ देखिएगा, समझिएगा। अभी आंदोलन शुरू ही हुआ था, 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी लंबे आंदोलन चलने वाले थे। इतने जल्दी तो अंग्रेज भागने वाले थे नहीं। उन्होंने तो लड़ाई तो करनी नहीं थी जो तुरंत सर फोड़ दो वो चल जाए। उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन चालू कीजिए, अंग्रेजों का असहयोग कीजिए। लेकिन हुआ क्या, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड क्या हुआ बताता हूं मैं। एक चौरी चौरा नामक स्थान पे, यूपी में है स्थान, चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या हुआ, अंग्रेजों और भारतीयों में भिड़ंत हो गई।
आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेज आए, भारतीय से लड़ गए। भारतीयों की संख्या ज्यादा थी, भारतीयों ने पलटवार किया अंग्रेजी सेना पे। अंग्रेजी सेना ने देखा कि भारतीय की संख्या ज्यादा है, उनको तो कोई विश्वास ही नहीं था कि अंग्रेज भारतीय हम पे आक्रमण कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, भागना शुरू किया, और भागना शुरू करके अपने आप को, वो जो बगल में जो थाना था उस थाने के अंदर जेल में जाकर उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया। ये सारे कैदियों ने अपने आप को कैद कर लिया और यहां से ताला लगा दिया, क्योंकि भारतीय ने उस अंग्रेजी सेना पर पलटवार किया। और पलटवार किया तो ये जो अंग्रेजी सेना थी वो अपने आप को बचाने के लिए एक थाने में घुस गई। अपना जो थाना था, थाने में घुस के अंदर से ताला लगा लिया। उनको लग रहा था कि शायद ये हमको मारना थे। भारतीय लोगों ने क्या किया, इस ताले जो इन्होंने अंदर से ताला लगाया था, भारतीय लोग जो लोग थे क्रांतिकारी, तो उन्होंने उस जेल को अंदर से बाहर से ताला लगा दिया। तो अंग्रेजों ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है, तो बाहर से क्यों ताला लगा रहा है, मैंने तो अंदर से लगा लिया है। लेकिन घटना बड़ी होने वाली थी। उसके बाद क्या किया, सारे भारतीय क्रांतिकारियों ने एक तेल का डिब्बा निकाला और उस जितने भी अंग्रेजी थे सेना, उसको आग लगा के वहीं जला दिया। उसमें कितने व्यक्ति थे, 22। दो याद रखिए, 1922 तो 1922 से तो 22 व्यक्ति थे उसमें, और 22 व्यक्ति को जला दिया गया। अब ये जो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था अहिंसा के रूप में, अब उसने हिंसा का रूप पकड़ लिया। हिंसा का रूप पकड़ लिया, हिंसा का इतना भयंकर रूप पकड़ा। अब भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने 22 अंग्रेज की सेना को जला दिया, तो हिंसा हो गई ना। महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए तो शायद यह आंदोलन और हिंसक हो सकता है, जाने जा सकती है, सबकी जाने जा सकती है। महात्मा गांधी आंदोलन को रोकने की सोची। अंग्रेजी सेना इधर तैयार थी। अंग्रेज सेना चाहती तो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन महात्मा गांधी को अरेस्ट नहीं किया उसने। क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्योंकि महात्मा गांधी को इसलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि महात्मा गांधी के साथ पूरा देश था। उसने कहा कि भाई साहब, एक थोड़ा अंग्रेज को, भारतीय सेना को छेड़े, भारतीय लोगों को छेड़े, क्रांतिकारी को, उसने 22 आदमी को जला दिया। अगर महात्मा गांधी को हाथ लगाएंगे तो पूरा सबको जला देगा। तो उसने महात्मा गांधी को छोड़ दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने खुद इस कांड के बाद, चोरा चोरी कांड के बाद, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी, मारकाट हो गई थी, उसने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद परिणाम यह हुआ, परिणाम उल्टा हुआ कि पूरे देश में महात्मा गांधी के खिलाफ नारे लगने लगे कि ये पागल, क्या कर दिया आपने बूढ़ो महाराज, क्या कर दिया गांधी जी, हम तो आपके साथ थे। अरे चोरी चोरा कांड में तो जिन्होंने की उनको दीजिए ना सजा, और क्या गलत कर दिया उन्होंने। जलियांवाला हत्याकांड में इतने लोगों को मारा, भारतीय को तो कुछ गलत नहीं हुआ, हम लोगों ने 22 को मार दिया तो गलत हो गया, आप आंदोलन बंद कर दोगे। महात्मा गांधी से कहा नहीं, आंदोलन मत बंद कीजिए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं, ये लड़ने का तरीका गलत है, क्योंकि वो गोपाल सिंह गोखले से सीख के आए थे कि लड़ने का तरीका सही होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश हुआ महात्मा गांधी के खिलाफ, और अंग्रेज इसी बात का इंतजार कर रहे थे। अंग्रेज को लगा कि अब महात्मा गांधी के खिलाफ आक्रोश होने लगा है, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया क्योंकि, और जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया तो भारतीयों ने कुछ विद्रोह नहीं किया, क्योंकि भारतीय महात्मा गांधी थोड़ा खफा थे क्योंकि उन्होंने आंदोलन को बीच में बंद कर दिया। और असहयोग आंदोलन बीच में ही 1942 में ही एक खत्म हो गया, नहीं चला, इनमें आज़ादी नहीं मिली। इसके बाद निराशा ही लगी, महात्मा गांधी को जेल हो गई। और महात्मा गांधी को जेल हो गई। महात्मा गांधी की तबीयत बहुत अधिक खराब होने के कारण महात्मा गांधी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक बड़े आंदोलनकारी थे। तो वो जेल में जाते तो उन अपनी सजा पूरी करके नहीं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक बार खराब हो जाती है। तो अंग्रेज सोचते हैं कि अगर यार इनको जेल में रखोगे तो मर जाएंगे, इनको क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। और बाहर छोड़ने के बाद ये महात्मा गांधी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो तुरंत आंदोलन नहीं करते, क्योंकि उनको एक आंदोलन निराशा लगी थी और भारतीय लोग भी उनके साथ नहीं थे। महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अब आंदोलन करूंगा तो भारतीय मेरे साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनका दिल तोड़ा है, मैंने असहयोग आंदोलन को बंद किया है। लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को इसलिए बंद किया था क्योंकि उसमें हिंसा होने लगी थी, मारकाट होने लगी थी। उसको बंद करना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये और विकराल रूप पकड़ता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई बात आ गई होगी कि महात्मा गांधी हिंसा के पुजारी नहीं थे, अहिंसा के पुजारी थे। उनको जलियांवाला हत्याकांड याद आ रहा था, उनको ये 22 आदमी को जला दिया गया अंग्रेजों को, भारतीय के द्वारा ये याद आ रहा था। उनको लग रहा था शायद और लाखों की संख्या में इंसान मर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आंदोलन को ही बंद कर दिया। इससे कारण देशवासियों के मन में आक्रोश आया, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को बंदी बनाया। कुछ दिन के बाद महात्मा गांधी बाहर आए।
उन्होंने कुछ दिन आंदोलन नहीं किया, खूब सेवा की, लोगों का सेवा किया, लोगों का मतलब घूम घूम के लोगों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे बच्चों को, उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला था। तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, वो सफल हुआ, लेकिन असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड ने खत्म कर दिया और इसके बाद महात्मा गांधी को सजा हो गई। अब महात्मा गांधी एक नए अवतार में आएंगे और देखना भारतीय फिर महात्मा गांधी के साथ देंगे। अगर महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा है कि भारतीय उसका साथ नहीं देंगे तो ये गलत है, क्योंकि नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है और इस आंदोलन में महात्मा गांधी मुंह तोड़ जवाब देंगे अंग्रेजों का, और अंग्रेजों को इस आंदोलन के बाद ये कहना होगा कि हम भारत को छोड़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले आंदोलन की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि अब महात्मा गांधी क्या करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, हमने देखा कि 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन को बंद कर दिया क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड हो गई थी। उसके बाद महात्मा गांधी को सजा हो गई और 8 साल के बाद उन्होंने सोचा 1930 में, ध्यान समझिएगा, 1930 में महात्मा गांधी को एक बात समझ में आई, समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए आंदोलन करे, 8 साल हो गए थे, असहयोग आंदोलन के बाद 8 साल हो गए थे। असहयोग आंदोलन को समझ में आया ना क्या, कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। और ये प्रथम आंदोलन, जन आंदोलन क्यों बना, क्योंकि अंग्रेज पूरे भारतीयों ने इसमें इसका सहारा लिया था, यानी बूढ़े बच्चे सभी वर्गों ने महात्मा गांधी की बातों को माना था, अंग्रेजों का असहयोग किया था, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो आई होप हो आपको असहयोग का मतलब कि एग्जाम में भले ही आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो अंग्रेज की यहीं टूटी थी, पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, चोरी चोरा कांड पता लग गया, असहयोग आंदोलन का असफल होने का कारण पता लग गया, चोरी चोरा कांड में हुई अहिंसा। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आ रही है, क्लियरली है, आगे बढ़ते हैं, बात को करते हैं। 1930 ईस्वी में फिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इस बार यह आंदोलन कुछ अलग है, इस बार पहले समस्या पैदा नहीं हुई, पहले समस्या महात्मा गांधी ने पैदा की और फिर आंदोलन की शुरुआत की। हुआ क्या, 1930 में महात्मा गांधी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम पूरे भारतीय अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ सामान ही खरीदते हैं। कुछ भी बनाने का अधिकार अंग्रेजों को, भारतीयों को नहीं था, यानी जो अंग्रेज बनाएंगे वही इंडियन को खरीदना पड़ेगा, वही इंडियन खरीदेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यार हमारे पास समुद्र में नमक तो बना सकते हैं, कम से कम नमक बनाएंगे तो अपना नमक खाएंगे, अंग्रेजों का नमक नहीं लेंगे, अंग्रेज बोलेंगे तुम्हारा नमक हम नहीं खाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि चलो भाई इस आंदोलन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक दांडी यात्रा निकाली। ये कब से कब निकला, 12 मार्च को निकाला और पहुंचे वहां पे 6 अप्रैल को। 12 मार्च से 6 अप्रैल को ये महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने सोचा कि चलो भाई ये दांडी यात्रा, यात्रा यहां पर लिखना चाहिए, याला लिखा गया यात्रा। ये दांडी यात्रा क्या है, इसमें महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी, उसमें 78 व्यक्ति एक साथ हुए थे 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच। यानी कि उन्होंने कहा, अभी आंदोलन शुरुआत नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई दांडी यात्रा हमको करनी है। दांडी यात्रा मतलब कि दांडी एक समुद्री तट था, दांडी नाम के स्थान पे एक समुद्री तट था। उन्होंने कहा कि हमको साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा करनी है, उसमें गाड़ी तो थी नहीं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि साबरमती आश्रम में 78 आदमी, दोनों कहा कि चल यार अपना नमक बनाते हैं। उनको पता था भारतीय तो आएंगे, इसलिए भारतीय को उन्होंने कहा नहीं, उनको पता कि भारतीय तो आएंगे, भारतीय तो मेरे साथ देंगे, क्योंकि मैंने असहयोग आंदोलन उनको निराशा दी है। तो उन्होंने 78 आदमी के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया और वो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से रवाना हो गए और 6 अप्रैल को वो दांडी यात्रा, दांडी तट जो है समुद्र का, क्योंकि समुद्री तट पे ही समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, वहां वो पहुंचे और अंग्रेजों ने कहा कि महात्मा गांधी ये क्या कर रहा है तू, नमक बनाने का अधिकार केवल मुझे है, केवल मैं ही इस नमक को बना सकता हूं, तुम नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए हमें नमक बनाने दीजिए, हम बनाएंगे, ये हमारा देश है और हम अपना ही नमक बनाएंगे, जब हम बना सकते हैं तो हम बनाएंगे, आपको जो करना है कर लो। तो महात्मा गांधी ने शुरुआत की दांडी यात्रा कब, 12 मार्च को, खत्म कब हुई, 6 अप्रैल को। कहां से, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, इसीलिए इसे दांडी यात्रा कहा गया। कितने व्यक्ति के साथ शुरुआत की थी, 78। महात्मा गांधी निकले 78 व्यक्ति के साथ, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां पर फिर 20,000 व्यक्ति हो गए थे। यानी महात्मा गांधी के पीछे 20,000 व्यक्ति थे, 20,000 लगभग। महात्मा गांधी को देख के खुशी हो गई। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, भारतीयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, भारतीयों को अभी भी ये लालसा है कि मैं लड़ूं।
अब महात्मा गांधी को देख के खुशी हुई। जब दांडी यात्रा दांडी तट पे पहुंचे, कितने व्यक्ति के साथ शुरू किया? 78। और जब दांडी तट पहुंचे तो वहां पे उनके साथ 20,000 व्यक्ति थे, क्योंकि महात्मा गांधी जिस रास्ते से निकल रहे थे वहां पे लोग जुट जा रहे थे। उनको लगा महात्मा गांधी कुछ नया करने जा रहे हैं, अपना कानून बनाने जा रहे हैं महात्मा गांधी। अरे अंग्रेज तो सब त्रासित था ना, किसी तरह से अंग्रेज से मुक्ति मिलता। तो वहां सब जिस रास्ते से वो जा रहे थे, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में सारे लोग उनके साथ चलने लगे। निकले थे 78 व्यक्ति के साथ, पहुंचते पहुंचते 20,000 व्यक्ति हो गए। और तब जाके महात्मा गांधी को खुशी मिली। उन्होंने कहा कि चलो भाई एक आंदोलन की और शुरुआत करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन का शंखनाद किया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा कि अब काम होगा, क्योंकि 78 व्यक्ति के साथ निकले थे, 20,000 व्यक्ति हमारे साथ हैं, तो अब कहा कि अब आंदोलन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंग्रेजों को कंपन होने लगी। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? मैंने वहां समझाया आपको कि असहयोग का मतलब क्या था। यहां सविनय का मतलब होता है आदरपूर्वक। अब बताइए, आंदोलन लड़ेंगे आदरपूर्वक? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी आदरपूर्वक हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। यानी अंग्रेज कहेंगे कि देखो तुम ये काम नहीं कर सकते, हम बोलेंगे हम ये काम करेंगे। अंग्रेज बोलेंगे तुम ऐसा नहीं कर सकता, तुम नीमक नहीं बना सकता, तुम अपना स्कूल नहीं बना सकता, तुम अपना कोई भी काम नहीं कर सकता, अपना कोई वस्तु नहीं बना सकता। महात्मा गांधी और भारतीय कहेंगे हम करेंगे, हम हाथ जोड़ के करेंगे, मानेंगे नहीं, हाथ जोड़ के करेंगे, तुमको जो करना है करो, करेंगे महोदय। और ऐसा हुआ क्या? अंग्रेज को अब यह एहसास होने लगा कि अब भारत में हमारा चलती नहीं है, क्योंकि अब किस लिए होगा हमारा चलती। देखिए, असहयोग आंदोलन का ही दूसरा रूप है। जहां महात्मा गांधी उस आंदोलन खत्म किया था, यही शुरू किया, नाम बदल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि अब जो भी करेंगे हम आदरपूर्वक करेंगे, आप बोलोगे नहीं हम बोलेंगे करेंगे, इसलिए इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन पड़ा। और महात्मा गांधी ने क्या, पूरे भारत ने वहां से शुरू कर दिया। वहां दांडी यात्रा से ही नमक बनाया और दांडी तट से ही नमक बनाया, उसके बाद आंदोलन को शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय अपना सामान बनाने लगे। और फिर अंग्रेजों को लगा कि अब तो मेरा सामान यहां बिकने वाला है नहीं। अंग्रेजों ने इस आंदोलन के बाद यह डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत को फलाना तारीख को छोड़ देंगे। अब पूरे देश में एक लहर गूंजी और यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन सफल नहीं हुआ था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों के बनाए गए नियमों को तोड़ना है, अंग्रेजों के नियमों को बहिष्कार करना है और अपना नियम लाना है, अपने वस्तु का उत्पादन करना, खुद सामान बनाना है। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के बनाए गए नियमों का बहिष्कार करो, लेकिन इज्जत से हाथ जोड़ के। हम इस रोड पे बोलेगा वो नहीं चलना है, हम चलेंगे, आपको जो करना है कीजिए, हम महोदय चलेंगे, इज्जत से बात कीजिए। ऐसे में अंग्रेज खुद थक जाएंगे और थकने के बाद क्या होगा, वो आपको बोलेंगे ठीक है तुम ही जीते हम ही हारे। क्योंकि कहते हैं ना, सत्य कभी हार नहीं सकता, लंबे समय तक चल सकता है। और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन सत्यवादी थे वो, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया गया। कई उपाधियां उन्हें मिली, लेकिन वो थे तो अनमोल रतन भारत के लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत खत्म होने के बाद ही महात्मा गांधी को यह कह दिया गया कि चलिए आप इस भारत के राष्ट्रपिता हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज की उपाधि उन्हें दी थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या हुआ, भारतीय को यह एहसास हो गया कि हम आजाद हो जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा आंदोलन हुआ जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान समझिएगा, भारत छोड़ो। अब बोलोगे सर कितना आंदोलन समझा रहे हो? आंदोलन, अब बोलो सर कितना? मैं बोला जितना आंदोलन उतना समझना होगा। मैं तो खेड़ा आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन छोड़ दिया मैंने इसमें। अगर वो होता तो और लंबा होता। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने कह दिया कि मैं भारत को छोड़ दूंगा, लेकिन वो लेट जाने का नाम ही ले रहे थे। महात्मा गांधी ऐसे नहीं माने, एक आंदोलन शुरू करो, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने एक शुरू किया भारत छोड़ो। अंग्रेज ने कहा भाई साहब जा रहे हैं, अब आंदोलन में शुरू करो, हम चल दिए। अब वो बाहर चल के चले गए। 4 बेहतरीन आंदोलन के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हमें आजादी मिली। पहला चंपारण सत्याग्रह, जिसमें 3 कठिया पद्धति को रोका गया था। उसके बाद लोगों को लगा कि महात्मा गांधी हमारे देश के लिए नायक हैं। वो फिर उसके बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए भारतीय एक जगह जमा हुए, जलियाबाग में। वहां 20,000 लोगों को मार दिया गया जनरल डायर की अनुमति के अनुसार। वहां भयंकर हत्याकांड हुई और उस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, जिसमें कहा गया कि असहयोग आंदोलन में सभी भारतीय अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, उनके बनाए गए सामान, उनके बनाए गए स्कूल उनके यहां काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन चोरा चोरी हत्याकांड में 22 अंग्रेज वासियों को भारतीयों ने जला दिया जेल में, जिसके कारण ये जो असहयोग आंदोलन था वो खत्म हो गया, रुक गया। महात्मा गांधी को सजा मिल गई। 8 साल के बाद महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली 78 व्यक्तियों के साथ। उन्होंने कहा कि हम अब नमक बनाएंगे। 78 व्यक्ति साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तट तक गए, लेकिन 78 व्यक्ति तो चले थे, लेकिन जाते जाते वहां 20,000 व्यक्ति हो गए। फिर महात्मा गांधी को लगा कि एक आंदोलन, अब मेरे साथ 20,000 व्यक्ति हैं, मुझे एक आंदोलन और चालू करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चालू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें उन्होंने
अंग्रेज के द्वारा बनाए गए सारे नियमों को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, नाम मानने से इनकार कर दिया और सारे भारतीय उनके साथ थे। तब जाके अंग्रेजों को अपनी निर्बलता का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि हम भारत में नहीं रह सकते। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत को छोड़ देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता मिली और उसके बाद अंग्रेजों को भगाने के लिए एक छोटा सा आंदोलन और खड़ा कर दिया गया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा लेकिन एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझाने वाला था। दो छोटे बड़े 2 आंदोलन थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है, मेरा एक नंबर है 88 25 19 65 84, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लिख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंसर्ट, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, बस केवल व्हाट्सअप कीजिएगा आप। और उसके बाद जो भी दिक्कत हो आप कंसेप्ट डालिएगा केवल। मैं देखिए मेरा वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होगा, मैं समझाने में ज़्यादा फोकस करता हूँ लेकिन समझ पूरी आएगी इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक और वीडियो जबरदस्त आने वाली है, याद रखिएगा। अगर आपने ये वीडियो समझ रखी है तो मैं आपको अभी उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण की बात समझाने वाला हूं, वो भी बहुत खतरनाक रूप से। इसके बाद तुरंत बाद वो आने वाली है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन में उसका वीडियो आप तक प्रोवाइड कर दूं। मुझे जरूरी नहीं है कि 10 वीडियो का आदमी का, अगर एक बच्चे के पास भी समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के कारण ही मैं यहाँ तक खड़ा हो पाता हूँ। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।